हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए और लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा कि भोजन का पाचन कहाँ कहाँ होता है और भोजन में हम क्या क्या चीज़ को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को लेते हैं। हमने डिस्कस किया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डिस्कस किया। तो चलिए उसके बाद का जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करते हैं, जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, अर्थात जो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बनता है वो कैसे बाहर निकलेगा और वो अपशिष्ट होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो सबसे पहले जानिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र के रूप में। एक्सक्रीशन शरीर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, शरीर में मेटाबॉलिक मतलब चयापचय क्रिया के पश्चात जो शरीर में अपशिष्ट बनते हैं, वो अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है, या जिसको हम कहते हैं उत्सर्जन कहलाती है। तो हमारे शरीर में इसके लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण होता है? तो हमारे शरीर में जो किडनी होते हैं, वो किडनी रक्त में घुलनशील जितने भी अपशिष्ट हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। यही है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। और ऑस्मो रेगुलेशन एक नया टर्म पढ़ रहे हैं आप। तो हमारे शरीर में, शरीर के अंदर जितने भी सॉल्यूट हैं, उस सॉल्यूट का इन्वायरमेंट के साथ हम किस तरह तालमेल बैठाते हैं। अर्थात आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में हमें पसीना आता है, ठंड के दिनों में पसीना नहीं आता है। तो गर्मी के दिनों में पसीना क्यों आता है? क्योंकि बाहर का जो तापमान है वो क्या है? गर्म है। उसके अपेक्षा हमारे शरीर का जो तापमान है वो क्या है? कम है। तो हमारे शरीर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। बाहर में क्या है? तापमान ज़्यादा है, हमारे शरीर में तापमान क्या है? कम है। तो बाहर का तापमान कोशिश करता है कि शरीर के अंदर हम आएँ, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? हम पसीने का उत्सर्जन करते हैं, स्वेटिंग करते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। अर्थात शरीर का तापमान को मेंटेन करना, शरीर का तापमान को बाहरी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो बहुत सारे जीव विभिन्न विभिन्न प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है? स्वतः प्रक्रिया चलती रहती है ऑस्मो रेगुलेशन का, जिसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या हैं? हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। हम लोग क्या हैं? वार्म ब्लडेड हैं। लेकिन जो सांप होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स को पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, और वो क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अर्थात उनके शरीर में जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया है वो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इसीलिए बदलते हुए तापमान में वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। तो ठंड के दिनों में आप देखते होंगे कि सांप जो है वो अपने बीलों से बाहर आ जाता है और जहाँ पर कि सनलाइट हो वहाँ पर पहुँच जाता है, ताकि उसको धूप मिल सके, ऊर्जा मिल सके। तो ऊर्जा के लिए बाह्य पर्यावरण पर वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन हमें बाह्य पर्यावरण से ज़्यादा डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे शरीर में स्वतः ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जो भी शरीर में अपशिष्ट है, चयापचय क्रिया के पश्चात जो अपशिष्ट बना है, उस अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, अर्थात उत्सर्जन कहलाता है। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं? तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो नाइट्रोजीनस वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन युक्त वेस्ट, नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो ये जो भी अपशिष्ट होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन से बने होते हैं। और अपशिष्ट जो होते हैं वो
तीन प्रकार से होते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिक एसिड, और तीसरा है यूरिया। तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या होते हैं? हमारे शरीर में वेस्ट होते हैं, अर्थात अपशिष्ट होते हैं। कहाँ बनते हैं? तो हमारे शरीर में जो यूरिया है वो यूरिया चक्र के द्वारा लीवर में बनता है। इसी तरह डिफरेंट जो जीव होते हैं उनमें डिफरेंट नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पाए जाते हैं। तो उनके शरीर से इनको क्या है, सभी के शरीर से इनको, क्योंकि ये जहरीले हैं, टॉक्सिक हैं, इनका शरीर में रहना हानिकारक है, इसलिए इनका शरीर से बाहर जाना महत्वपूर्ण है। तो इनको एक्सक्रीट करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए विभिन्न अंग पाए जाते हैं विभिन्न जीवों में। तो देखिए यहाँ पर एक हमने डायग्राम दिखाने की कोशिश किया है। तो आप देख सकते हैं जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। अमीनो अम्ल में कौन सा ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो DNA RNA होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन ग्रुप होता है, तो NH2 होता है। तो यही मिलकर क्या बनाते हैं? यही मिलकर बनाते हैं अपशिष्ट शरीर में चयापचय क्रिया के पश्चात। तो आप यहाँ देख सकते हैं अपशिष्ट के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है अमोनिया, दूसरा लिखा हुआ है यूरिया, और तीसरा लिखा हुआ है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। और इनके फार्मूला, केमिकल फार्मूलाज भी दिए हुए हैं। तो शरीर में बनने वाले जो अपशिष्ट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल। अब देखिए बोल रहा है कि मछलियों में, तो मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट बॉनी फिशेस, वो शरीर से किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होंगे? तो जो भी जल में रहने वाले जलीय जीव, इंक्लूडिंग मोस्ट बॉनी फिशेस, ये अपशिष्ट के रूप में सीधा अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनको अमोनोटैलिक कहते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं यूरिया। तो यूरिया का उत्सर्जन कौन करते हैं? जितने भी स्तनपायी हैं मैमल्स, मोस्ट एम्फीबियंस, जितने भी उभयचर हैं। तो मैक्सिमम उभयचर आपको पता है जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। मेंढक, शार्क मछलियां हो गई, सम बोनी फिशेस, तो शार्क हो गया, कुछ बोनी फिशेस हो गई। तो ये सारे जीव क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट के रूप में। तो इनको हम बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। इसको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कुछ जीव जो होते हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं अपने अपशिष्ट के रूप में, तो इनको हम क्या कहते हैं? यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं? आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो रेप्टाइल्स हैं, सर्प हैं, सांप हैं, इंक्लूडिंग इसमें बर्ड्स भी आ गए, चिड़ियाँ भी आ गई, इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े और लैंड स्नेल्स, जो धरती पर चलने वाला जो घोंघा होता है लैंड स्नेल्स। तो लैंड स्नेल्स, चिड़ियाँ, बहुत सारे जो सर्प होते हैं, सरीसृप जिसको सांप बोलते हैं, रेप्टाइल्स, ये सारे जीव क्या करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं शरीर से एक अपशिष्ट के रूप में। तो इनको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स। तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न जीव जो हैं वो शरीर से अपशिष्टों का उत्सर्जन करते हैं, और अपशिष्ट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल।
तो हम लोग किसका उत्सर्जन करते हैं? मैमल्स हैं हम लोग, आपको पता है स्तनधारी। तो स्तनधारी किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया। तो हम लोग क्या हैं? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आप देख सकते हैं, तो हम जो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। उसी तरह एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एमिनोटैलिज्म। और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटैलिज्म। तो अमोनिया का उत्सर्जन क्या कहलाता है? एमिनोटैलिज्म कहलाता है। और ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको एमिनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूरिक अम्ल का जो एक्सक्रीशन उत्सर्जन करते हैं उनको, उस प्रक्रिया को यूरिकोटैलिज्म बोला जाता है। और ऐसे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उस प्रक्रिया को हम यूरियोटैलिज्म कहते हैं। और ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ कुछ जीव में क्या क्या पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के तौर पर, और कुछ कुछ जीव बाहरी वातावरण के साथ कैसे समन्वय बैठाते हैं, उनके अंदर जो उपस्थित सॉल्यूट्स है तो बाहरी वातावरण के साथ वो कैसे तालमेल बैठाते हैं। हमारे में किडनी पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? किडनी है। लेकिन कुछ और उत्सर्जन अंग होते हैं, जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में पाया जाता है? प्रोटोनेफ्रिडिया क्या है? एक उत्सर्जन अंग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे में क्या होता है? किडनी होता है, आगे देखेंगे हम लोग। तो कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे फ्लेम सेल्स, या इसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लैटीहेलमिन्थस में पाया जाता है, कुछ रोटिफर्स में पाए जाते हैं, और कुछ कोरोडाइट्स में भी पाए जाते हैं। कोरोडाइट्स पता है आपको? ऐसे जीव जिसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोरोडाइट्स बोलते हैं। और यही नोटोकॉर्ड्स आगे जाकर वर्टिब्रल कॉलम में बन जाते हैं, तो ऐसे जीवों को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। तो सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारा कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकता है। तो ये है फ्लेम सेल्स, और फ्लेम सेल्स ज़्यादातर प्लैटीहेलमिन्थस, प्रोटिफर्स और कुछ कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। तो फ्लेम सेल्स का ये डायग्राम दिया हुआ है। और फ्लेम सेल्स का क्या काम है? फ्लेम सेल्स का काम है उत्सर्जन करना, ठीक है, शरीर से अपशिष्टों को बाहर करना। किस में पाए जाते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस, रोटिफर्स और कुछ कोर्डेट्स में। अब देखिए ऑस्मो रेगुलेशन मछलियों में किस तरह से होता है, हमारे में कैसे होता है? तो हम गर्मियों के दिनों में पसीना का एक्सक्रीट करते हैं, शरीर से पसीना छोड़ते हैं। हमारे में क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होता है हमारे स्किन में। तो बाहरी तापमान को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? पसीने का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन का पार्ट है। इसी तरह मछलियों में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है? तो इसमें जो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है। सो बैलेंस ऑफ अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स। आप कितना पानी और सॉल्यूट्स ले रहे हैं और उसको आप एक्सक्रीशन भी करना है आपको। हम जो है यूरिन पास आउट करते हैं, पानी भी पीते हैं, यूरिन भी पास आउट करते हैं। तो कितना पानी पिएंगे, कितना यूरिन पास आउट करेंगे, इसी जो बैलेंस है, इसी बैलेंस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। तो बैलेंस ऑफ अपटेक एंड लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स मतलब वही सोडियम, पोटेशियम इत्यादि, कितना ले रहे हैं, कितना बाहर कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है, जो शरीर से जल और जो आयंस हैं उनका जो निष्कासन है, ये क्या होता है? एक कंट्रोल्ड वे में होता है। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स बिटवीन इंटरनल फ्लूइड्स एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर, ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो कन्फर्मर्स किसको बोलते हैं? ऐसे जीव जो ऑस्मो रेगुलेशन को करते हैं उसको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं, और ऐसे जीव जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते हैं उसको हम ऑस्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। तो कुछ ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन कौन हो गए? मरीन एनिमल्स हो गए, समुद्र में रहने वाले जीव हो गए, आइसोमोटिक विथ
आइसोमोटिक विथ इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक है, आइसोमोटिक है। उसके बाद वो है ऑस्मो रेगुलेटर, ऐसे जीव जो फ्रेश वाटर मीठे जल में रहते हैं, नदी तालाब इत्यादि में, कुछ समुद्री जीव में भी हो गए, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल जो धरती पर भी रहते हैं, दैट एडजस्ट इंटरनल ऑस्मोलरिटी, जो अपना आंतरिक ऑस्मोलरिटी को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों के अंदर इंटरनल ऑस्मोलरिटी चलता है, अर्थात हमारा जो मेंटेनिंग है वो शरीर के अंदर ही चलते रहता है, तापमान के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में ही ऊर्जा बनती है, इसलिए हमें सूर्य की ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ज़रूरत ठंड के दिनों में नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे जीव जो सांप इत्यादि हैं, उनके शरीर में ऊर्जा बन नहीं रही है, तो उनको बाहरी इन्वायरमेंट, बाहरी सोर्स पे ही उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो हम लोग क्या है, हम लोग ऑस्मो रेगुलेटर हैं। लेकिन ऐसे जीव जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं, ऑस्मो कन्फर्मर होते हैं। तो देखिए मछलियाँ दो तरह की होती है, एक मछली जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है, नदी तालाबों में पाई जाती है, एक मछली जो सॉल्ट वाटर में पाई जाती है, अर्थात समुद्री पानी में, जो नमक युक्त पानी है उसमें पाए जाते हैं। तो देखिए जो फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी उसके साथ क्या होगा, वो अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयन इन फूड, वो जो उनका भोजन है, भोजन में क्या लेते हैं वो वाटर, और उसके साथ में कुछ आयन, सोडियम पोटेशियम इत्यादि आयंस को भोजन के रूप में लेते हैं। और अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, और अपने गलफड़ों के द्वारा भी, क्योंकि ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को जब ये लेंगे तो जल को भी क्या करते हैं, गलफड़ से लेते हैं, गिल्स से लेते हैं, उसके साथ भी कुछ आयन चला जाता है। तो क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए जो आया है उसको एक्सक्रीशन में जब बाहर करेंगे ये, तो उसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी सरफेस, और तीन तरफ से आता है इसमें सोडियम पोटेशियम इत्यादि और जल इत्यादि। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, इनमें जो किडनी होता है वो डाइल्यूट यूरिन का उत्सर्जन करता है, मेंटेन करने के लिए, सॉल्यूट को बैलेंस करने के लिए। सो एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, तो इनका किडनी डाइल्यूट यूरिन फॉर्म करता है, क्योंकि तीनों सोर्स से ये जो भोजन है, सांस लेने की प्रक्रिया जो है, और कुछ कुछ वाटर गेन थ्रू बॉडी सरफेस, इनके शरीर के सरफेस से भी वाटर जाता है। तो उस वाटर को क्या करना है, ज़्यादा जो वाटर बन गया उसको अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर करना है। तो शरीर से बाहर करने के लिए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनी, इनके किडनी जो है वो डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन करता है और उसको शरीर से बाहर करते हैं। अब देखिए जो सॉल्ट वाटर फिश हैं, ऐसे मछलियाँ जो नमकीन पानी, खारा पानी में पाए जाते हैं, अर्थात समुद्री पानी में पाए जाते हैं। समुद्र का जल में क्या है, सोडियम मिक्स है, ठीक है, सॉल्ट मिक्स है, सॉल्ट पाया जाता है उसमें। तो जब ये गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन फ्रॉम फूड, जब ये भोजन लेंगे तो भोजन के साथ साथ क्या आ जाएगा इनके पास, सॉल्ट आयंस फ्रॉम फूड एंड बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। जब ये पानी को पिएंगे और सॉल्ट और भोजन को लेंगे तो भोजन के साथ साथ इनके शरीर में क्या जाएगा, सॉल्ट वाटर जाएगा, अर्थात नमक जाएगा। फिर क्या होगा, बाहर भी क्या है, नमक ज़्यादा है पानी में, और इनके शरीर में क्या है, नमक कम है। तो ये कैसे करेंगे, लो से हाई कंसेंट्रेशन में करेंगे। तो कैसे बैलेंस करेंगे नमक को ये, तो ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी सरफेस, अपने जो गिल्स है और जो बॉडी सरफेस है उससे ये जल को बाहर निकालेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस फ्रॉम गिल्स, तो नमक जो आया है इनका भोजन के माध्यम से उसको बाहर, उसको बैलेंस करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो कुछ तो ये अपने बॉडी सरफेस से बाहर करेंगे, कुछ अपने गलफड़ गिल्स से बाहर करेंगे, और कुछ क्या करेंगे, एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयंस एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम किडनी, और अपने किडनी से भी हल्का अमाउंट में, शॉर्ट अमाउंट में जल का और आयन का क्या करेंगे, सॉल्ट, जल और सॉल्ट का एक्सक्रीशन करेंगे। तो इनके पास जो है बाहर में क्या है, समुद्री वातावरण है, सॉल्ट ज़्यादा है, इनके शरीर में भी सॉल्ट आ जाएगा भोजन के तौर पर। तो इसको ये बाहर कैसे करेंगे, तो तीन तरीके से करेंगे। पहला उस बॉडी सरफेस से बाहर करेंगे, दूसरा जो गलफड़ से ही बाहर करेंगे जब सांस छोड़ेंगे तब, और तीसरा जब ये उत्सर्जन करेंगे, यूरिन का, मूत्र का उत्सर्जन करेंगे
उसके थ्रू भी थोड़ा वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट का उत्सर्जन करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो ये जो मछलियाँ होती हैं इस तरह से अपने शरीर से सॉल्यूट का बाहरी इन्वायरमेंट, इनका बाहरी इन्वायरमेंट क्या है, जल, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रेश वाटर टेलोइस्ट है। तो इसमें क्या है, ये फ्रेश वाटर है तो ये क्या करते हैं, जल को एक्टिवली अपटेक करते हैं। ठीक है, फूड लिए खाना जब भोजन लेते हैं तो क्या करते हैं, एक्टिवली अपटेक करते हैं। कुछ जो है इनके डिफ्यूजन, गिल्स में डिफ्यूजन के थ्रू चले जाते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन का एक्सक्रीशन करते हैं। वहीं जो मरीन टेल्यूएस्ट है इसमें क्या होता है, इनमें जो सॉल्ट है वो डिफ्यूजन, स्किल के डिफ्यूजन के थ्रू भी आ जाता है। और डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा तो क्या करेंगे, इसको ये क्या करेंगे, बाहर करेंगे। यहाँ देखिए भोजन के रूप में भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, स्किन गिल्स के थ्रू भी डिफ्यूज करके बाहर करेंगे, कंसंट्रेटेड यूरिन का एक्सक्रीशन करेंगे और कुछ जो बचा हुआ है उसको एक्टिवली सिक्रेट कर देंगे इन्वायरमेंट में। तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर टेल्यूएस्ट है और मरीन वाटर टेल्यूएस्ट फिशेस हैं अपना जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक बैलेंस है उसको इस तरह से करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो मानव का उत्सर्जन तंत्र क्या चीज से बना होता है, तो मानव का उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ी किडनी से बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ किडनी लिखा हुआ है, किडनी को ही हिंदी में हम लोग वृक्क बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक जोड़ी यूरेटर होता है, आप देख सकते हैं। यूरेटर को मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं, यूरेटर है मूत्रवाहिनी। उसके बाद क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन आकर जमा होता है। और जो लास्ट में जो जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो हमारे शरीर से जो अपशिष्टों का निष्कासन है वो किस रूप में होता है, तो यूरिन, मूत्र के रूप में होता है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में, वृक्क में निर्माण होता है। फिर वो कहाँ आते हैं, तो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आते हैं और ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वो पहला किडनी, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर और चौथा यूरेथ्रा, ये 4 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो आपको पता है कि जो यूरिन बनता है वो कहाँ बनता है, किडनी में बनता है। और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई, उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही हमारे एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और नेफ्रॉन्स का मेन काम क्या है, यूरिन को बनाना। तो हम आगे देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन किस तरह शरीर में बनते हैं, तो देखिए ये एक सेक्शन दिखाया गया है हमारे किडनी का, हमारे किडनी में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे आप ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, अंदर वाली पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, रीनल मेड्यूला। और जो सबसे बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स सबसे बाहरी पार्ट हो गया और जो मेड्यूला है वो क्या हो गया, इनर पार्ट हो गया। उसके अंदर में देखिए होता है रीनल पैपिला। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। ठीक है, इन जो 2 पिरामिड्स के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं और ये ब्लू रंग का जो है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम्स। और ये जो लास्ट में इसका कवरिंग है ऊपर का ब्राउन कलर का, इसको बोलते हैं फाइब्रस कैप्सूल। और जो आपको पता है कि हमारी किडनी जो होती है वो क्या होती है, हमारी किडनी ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती हैं। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों से जुड़ी होती हैं। तो ये जो ब्लू कलर वाला आप देख रहे हैं ये क्या है, रीनल वेन है। और इधर क्या है, रीनल आर्टरी है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के थ्रू इसमें ब्लड सप्लाई भी होते रहता है। तो ब्लड का क्या कनेक्शन है यहाँ से,
तो जितने भी अपशिष्ट हैं वो ब्लड में घुलनशील हैं, ब्लड में घुले हुए होते हैं। और हमारा जो नेफ्रॉन्स है उसमें ब्लड से क्या होता है, ब्लड आर्टरी और वेन जुड़े हुए रहते हैं और एक्सचेंज होता है हमारे नेफ्रॉन और ब्लड्स के बीच में। कौन क्या क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरत है वो रक्त से, वो किडनी से रक्त में वापस भेज दिए जाते हैं। और जो जो चीज़ अपशिष्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब हमारे शरीर में अपशिष्ट हैं, तो उनको रक्त से कहाँ भेज दिया जाता है, किडनी में भेज दिया जाता है और किडनी से वो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो रीनल वेन हो गया, ये जो इधर जो देख रहे हैं ये आगे चल कर यूरेथ्रा बनाएगा, इसी को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ये है आपका यूरेटर, इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो ये किडनी का क्या है, एनाटॉमी है। इस तरह से हमारा किडनी होता है। ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, किडनी का ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का ये एक अच्छा स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो हमेशा ये क्या होते हैं, आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से ब्लड वेसल से हमेशा जुड़े होते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई रहता है हमेशा। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये ब्लड का बिल्कुल जाल बना हुआ रहता है यहाँ पर। और जो सोल्यूट जो भी आता है इसमें, जितने भी शरीर में सोल्यूट्स हैं सब कहाँ आएंगे, किडनी के नेफ्रॉन्स में आएंगे। तो जो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उनको वापस कहाँ भेज दिया जाएगा, ब्लड में भेज दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो कि नेफ्रॉन के बाहर में क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड और इसके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो जो चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसको रक्त में वापस भेज दिया जाएगा और जो शरीर से बाहर जाना है उसको किडनी में आ जाएगा, नेफ्रॉन्स में आ जाएंगे। तो किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये आप नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो नेफ्रॉन्स में यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं बॉमेन्स कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं हम, बॉमेन्स कैप्सूल। इसको हम बॉमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उसके बाद प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल इस तरह से आके नीचे खुलती है, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का दो पार्ट हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो ये आ रहा है आप देख सकते हैं, और फिर है इधर से असेंडिंग लिम्ब, नीचे जो आ रहा है जो ट्यूब, क्या है पूरा जो नेफ्रॉन है वो क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो नीचे की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग का दो पार्ट है, देखिए यहाँ पर पतला हो गया है ट्यूब, तो इसको बोलते हैं थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, और यहाँ पर ट्यूब मोटा हो गया है तो इसको बोलते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। उसके बाद फिर यहाँ पर इस तरह का संरचना आया, इसको बोलते हैं डिस्टल ट्यूब। इसको DCT भी बोल सकते हैं, इसको PCT भी बोल सकते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर इसका पांचवा पार्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। क्या है पांचवा पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। तो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का फंक्शनल यूनिट, कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स का पहला पार्ट हो गया ये बॉमेन्स कैप्सूल, सबसे पहले फिल्ट्रेट यहीं पर आएगा। फिर हो गया PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा हो गया DCT, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल, और लास्ट में हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो जितने भी सॉल्यूट्स हमारे शरीर में हैं, सारे सॉल्यूट्स कहाँ होंगे, नेफ्रॉन्स के थ्रू इसी तरह से पास आउट होते जाएंगे। और जब लास्ट में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो अपशिष्ट आ जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वो कहाँ चले जाएंगे, यूरेटर के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के थ्रू शरीर से बाहर कर दिए जाएंगे, किस फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में। तो मूत्र जो होता है, जो यूरिन होता है, वो फाइनली कहाँ बन जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में बन जाता है। इसी तरह से सारा सॉल्यूट्स जाएगा, घूमेगा, और घूमते घूमते यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, यूरिन। तो हम देखेंगे कि बाहरी इन्वायरमेंट अर्थात रक्त के साथ किस किस चीज़ का एक्सचेंज होता है, किसके साथ, नेफ्रॉन्स के साथ, ठीक है। इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इसको पढ़िए, इसका एंजॉय करिए। धन्यवाद।